साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो चक्रव्यूह एशिया के लिए रचना चाहा था, उसमें यूरोप फंस गया। तबाही के जिस कगार पर भारत हो सकता था, आज वहां पर यूक्रेन और रूस खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कूटनीतिक समझ से और रणनीतिक तैयारी से भारत की ओर आने वाले सभी विनाश को, तबाही को भारत से बाहर की ओर धकेल दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया भर में रची जा रही साजिश का 21वीं सदी में भी वही चेहरा है जो 20वीं सदी में था। अब ये सारी बातें, इस साजिश का खुलासा आपको तभी होगा जब आपके सामने बैकग्राउंड क्लियर हो। अब मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। अमेरिका इस समय भारी कर्ज में है, उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर है। आप को रिपोर्ट देखिए, आज ऐतिहासिक रूप से अमेरिका के ऊपर सबसे अधिक कर्ज है। ये हेडलाइन देखिए, यूएस नेशनल डेब्ट एक्सीड्स $30 ट्रिलियन फॉर फर्स्ट टाइम। ये दूसरी रिपोर्ट है। मतलब वहां पर $30 ट्रिलियन से ज़्यादा का कर्ज है अमेरिका के ऊपर, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है। और जाहिर है अमेरिका की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था है, तो वहाँ के युवाओं की स्थिति क्या होगी? वहाँ अधिक संख्या में बेरोजगारी होगी, और इसकी भी रिपोर्ट आप देखिए, बेरोजगारी की दर चरम पर है। ये हेडलाइन देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट पब्लिश्ड मंथली अनएम्प्लॉयमेंट डेटा ऑन नेटिव अमेरिकन्स एंड द पिक्चर इज स्टार्क। अब आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि एक समय जो अमेरिकन नेटिव अमेरिकन्स हैं, उसका 7.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, वो बढ़कर इस समय 28.6% हो चुका है। अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था का 50% हिस्सा इसके रक्षा उत्पाद और इससे जुड़ी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जो आज एक बहुत बुरे दौर में है। अब मैं आपको जो रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ, ये बहुत चौंकाने वाला है पूरी दुनिया के लिए। और आप याद रखिए कि जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इस तरह के पैटर्न को अब तक किसी ने नहीं दिखाया। आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। यूएस वेपन्स एक्सपोर्ट्स डिक्रीज्ड 21% टू $138.2 बिलियन इन फिस्कल 2021। मतलब जो करंट ईयर का फिस्कल ईयर है, उसमें जो अमेरिकी वेपन्स का एक्सपोर्ट है वो 21% तक गिर गया है। अब आपको मैं इसका पूरा का पूरा पैटर्न दिखाता हूँ। आप ये रिपोर्ट देखिए, इसमें कई वर्षों का 2012 से लेकर के अब तक, मतलब 10 वर्षों का अमेरिकी एक्सपोर्ट के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें देखिए कि 2012 में ठीक था, 2013 में काफ़ी गिरा, 14, 15, 16, 17 में सबसे अधिक था। लेकिन अब आइए ट्रंप के आखिरी समय में, मतलब ट्रंप के आखिरी समय से लेकर के जो अमेरिकन एक्सपोर्ट गिरना शुरू हुआ, वो जो बाइडेन के कार्यकाल में बुरी तरह से गिरा है। मतलब 2020 में इस रिपोर्ट के अनुसार वेपन सेल्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स डिक्रीज्ड टू $9,372 मिलियन इन 2020। अब 2019 से भी इसमें गिरावट आई, और 2021 में 21% तक की गिरावट आई। अब आप ये पूरी रिपोर्ट देख करके आपको दिमाग में बहुत सारी बातें आ जाएंगी। अब आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि अमेरिका अपने खर्च का अधिकतर हिस्सा या पूरा खर्च हथियारों के निर्यात और युद्ध सामग्री को बेचकर जुटाता है। आपको एक और मैं रिसर्च बेस्ड लेख का कुछ हिस्सा दिखाता हूँ। ये देखिए, हथियारों और युद्ध सामग्री के उद्योग पर टिकी अमेरिकी अर्थव्यवस्था। इसके कुछ अंश भी आपको मैं पढ़कर सुनाता हूँ। इस लेख के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डेविड आइजनहावर जब सेना का जनरल था, तब से उन्होंने इस पर जोर दिया, और बाद में उन्होंने युद्ध के सामान और हथियारों के निर्यात पर पूरा जोर दिया। इसके बाद 2009 की रिपोर्ट देखिए कि कुल घरेलू पैदावार का 3% कमाया था, जो 2011 में 6% पहुंच गया। और अब की बात देखिए कि यदि आर्म्स पर आधारित बाकी इंडस्ट्री को भी जोड़ दें, तो ये पूरा हिस्सा, ये रिपोर्ट काफ़ी लंबी है, इसमें अमेरिका की कुल घरेलू पैदावार का लगभग 50% से भी अधिक बनता है। इन संस्थाओं में अमेरिका के लगभग 21 लाख कामगार काम करते हैं।
पुरानी रिपोर्ट है ये, जिसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। मतलब पूरी अर्थव्यवस्था का 50% हिस्सा हथियारों पे, युद्ध से जुड़े हुए साजो सामान पर डिपेंड करता है। और इसमें 2010 का भी है कि इसमें 370 अरब डॉलर की आमदनी हुई थी। 2011 में हथियारों की कुल बिक्री का, विश्व में हथियारों की कुल बिक्री का 44% अकेले अमेरिका ने कमाया था। ऐसी स्थिति में अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा उत्पादक कंपनियां हैं, जो सबसे अधिक रक्षा उपकरणों का निर्यात करती हैं, और अमेरिका के लिए आय का ये सबसे बड़ा स्रोत है। आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। अब आप बहुत कुछ समझ गए होंगे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था आर्म्स इंडस्ट्री पर किस प्रकार से बेस्ड है, और वो ट्रंप के शासनकाल के आखिरी वर्ष से नीचे जाना, मतलब जो आर्म्स इंडस्ट्री है उसकी गिरावट शुरू हो चुकी थी, और ये जो बाइडन के कार्यकाल में अब तक जारी है। अब ऐसे में अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाना है, पटरी पर लाना है, तो जो बाइडन के पास एक ही रास्ता था कि आर्म्स इंडस्ट्री को किसी भी तरीके से ऊपर उठाया जाए। और ऐसा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि अमेरिका के सामने एक दुनिया का कोई एक ऐसा हिस्सा हो जहां तनाव की स्थिति पैदा हो, क्योंकि तनाव की स्थिति जब पैदा होती है, जब कई देश आमने सामने होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो आर्म्स इंडस्ट्री है उसको बहुत मौका मिलता है, उसे प्रोत्साहन मिलता है, आर्म्स की बिक्री बढ़ जाती है, एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं। तो अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा ही एक मौका अमेरिका के सामने उस समय आया जब कोरोना महामारी के समय चीन और भारत एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। उस समय भी आपको ध्यान होगा कि पहली बार खूनी भिड़ंत हुई थी, मतलब कई दशकों के बाद भारत और चीन के बीच, और ऐसा लगा कि अब जंग की स्थिति पैदा हो चुकी है। जंग एक प्रकार से जब खूनी भिड़ंत ही हो गई तो ये माहौल काफ़ी तनावपूर्ण हो गया था। लेकिन आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की सैन्य और कूटनीतिक रणनीति ने उस समय भारत को पूरी तरह से बचा लिया। पर यूक्रेन के मामले में ऐसा नहीं था। यूक्रेन भारत की तरह वहाँ पर ऐसा नेतृत्व नहीं था। पीएम मोदी ने तो भारत को बचा लिया, लेकिन जेलेंस्की इस बात को समझ नहीं पाए और यूक्रेन को उन्होंने फंसा दिया। उस जो बाइडेन का जो ये चक्रव्यूह था उसमें यूक्रेन घिर गया और फंस गया। अब कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। पूरी रिपोर्ट के साथ मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूँ। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही यूक्रेन पर नाटो डोरे डालता रहा, और यूक्रेन भी मतलब खुशी खुशी इस बात को उठाता रहा। अब मैं आपको नाटो की ऑफिशियल वेबसाइट दिखा रहा हूँ। ये पूरी वेबसाइट है। आप इसमें एक अलग चैप्टर है जिसमें कि नाटो और यूक्रेन के संबंधों के बारे में विस्तार से बताया गया। आप देखिए कि किस प्रकार से दोनों ही देशों के बीच जो बातचीत है वो 1991 से चल रही है, और अभी 2022 है। 1991 और 22 मतलब 3 दशक से ज़्यादा हो गए। लेकिन अब आइए इस रिपोर्ट में एक बार आइए। इस रिपोर्ट के मुताबिक आप देखिए कि 1991 में इन दोनों के बीच बातचीत होती है, फिर 1997 की बातचीत है, 2009 की बातचीत है, 2017, 19, 2020, 22, कुल मिलाकर मतलब यूक्रेन लगातार नाटो के साथ जुड़ा रहा, लगा रहा। और यही नहीं, यूक्रेन शुरू से ही नाटो के मिशन में अपना कंट्रीब्यूशन भी देता रहा। मेंबर नहीं था यूक्रेन, याद रखिएगा, यूक्रेन उसका सदस्य नहीं है, लेकिन उसने हमेशा नाटो की मदद की, उसके मिशन में अपना योगदान देता रहा। ऐसे में यूक्रेन के मन में ये पीड़ा थी कि भाई जब मैं इतना कुछ कर ही रहा हूँ तो मुझे नाटो में आप सदस्य क्यों नहीं बनाते हो। आप देखिए ये रिपोर्ट में लिखा है, डिस्पाइट नाटो बीइंग प्रेजेंट इन यूक्रेन एंड यूक्रेन कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स नाटो मिशंस, द कंट्री इज स्टिल ऑफिशियली नॉट ए मेंबर। मतलब वो मेंबर नहीं था, मतलब सिर्फ चारा ही आप डाल रहे थे। और जब 2020 के आखिर में जो बाइडेन चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति चुने गए तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उनसे सवाल पूछा, खुलकर पूछा, ये मीडिया रिपोर्ट भी है। अपॉन द इनॉग्रेशन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन इन 2020 यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की सेड हिज फर्स्ट क्वेश्चन टू द न्यू यूएस लीडर वुड बी,
मिस्टर प्रेसिडेंट, वाई आर वी नॉट इन नाटो येट? याद रखिएगा, जेलेंस्की ने यह सवाल पूछा। मतलब ये चक्रव्यूह ऐसा नहीं कि आज बनाया गया हो। जेलेंस्की ने पूछा, मिस्टर प्रेसिडेंट, वाई आर वी नॉट इन नाटो येट, 2020 में। इसके बाद भी यूक्रेन को ये बात समझ में नहीं आई कि जो चारा उनके लिए डाला जा रहा है, आप मेंबर हैं ही नहीं, यही सच्चाई है। और ये भी याद रखिएगा कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को भड़काने के लिए अमेरिका ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी, कोई मौका नहीं छोड़ा, और बार बार ये धोखा दिया जाता रहा कि अमेरिका तो यूक्रेन की हर समय मदद करेगा। आप देखिए, ये एक रिपोर्ट देखिए, बिडेन प्लीजेज यूएस सपोर्ट सिक्योरिटी एड इन फर्स्ट मीटिंग विद यूक्रेन्स जेलेंस्की। उसके साथ जो पहली मीटिंग हुई, कहा कि भैया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हर तरह की मदद देंगे, ये अमेरिका कह रहा है। और लेकिन जब बारी आई तो अमेरिका ने क्या किया? हाथ खड़े कर दिए। पूरी रिपोर्ट भरी हुई है, आप देखिए ना। और मैं इस संदर्भ में तो आपको जो बाइडेन का वो वीडियो भी दिखा देता हूं, जिसमें उन्होंने आखिरकार मतलब खुलकर ये कह दिया कि हमारी सेना नहीं जाएगी युद्ध के मुहाने पर। क्या युद्ध तो हो ही रहा है, रूस ने हमला कर दिया है। आप ये जो बाइडेन का बयान सुनिए। Let me say it again. Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine. और युद्ध में बम, गोलों, आग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जब हर तरफ से फंस गए, कहीं कोई मौका नहीं बचा, तो उन्होंने नाटो के सदस्य देशों से बातचीत की, अपील की और मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की, किसी ने भी। और मतलब आखिर में राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति को ये कहना पड़ा कि मुझे युद्ध में सब ने अकेला छोड़ दिया है, सब डरे हुए हैं रूस के हमले से, और किसी ने भी मदद के लिए उनकी पुकार नहीं सुनी, उन्हें पूरा अकेला छोड़ दिया। ये भी एक छोटा सा क्लिप सुनिए, इससे आपको बातें समझ में आ जाएंगी। Всі бояться, не відповідають, а ми не боїмось. रूस और यूक्रेन के लिए एक ऐसी स्थिति बन गई थी, एक ऐसी स्थिति में दोनों पहुंच चुके थे जहां से किसी का भी पीछे हटना संभव नहीं था। रूसी सेना लगातार यूक्रेन की राजधानी की ओर बढ़ रही थी और जेलेंस्की भी झुकने को तैयार नहीं थे, यानी तनाव अपने चरम पर था। अब आप अमेरिका की स्थिति को देखिए, स्थितियां कितनी बदली हुई हैं। पूरा विश्व युद्ध की आग में मतलब झुलस रहा है, और ऐसे में अमेरिका की स्थिति का अब आकलन कीजिए। मतलब यह तनाव की स्थिति जो है अमेरिका के रक्षा उत्पादकों के लिए मन माफिक है। तो बाजार पर क्या असर पड़ा ये देखिए। यूक्रेन में उत्पन्न तनाव का फायदा अमेरिका की आर्म्स इंडस्ट्री ने उठाना शुरू कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए, यूक्रेन रिसीव्स सेकेंड बैच ऑफ यूएस वेपन्स इन रशियन स्टैंड ऑफ। और अब आगे की रिपोर्ट देखकर आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। यूएस आर्म्स मेकर्स सी बूमिंग यूरोपियन डिमांड एज थ्रेट्स मल्टीप्लाई। मतलब आर्म्स मेकर्स को अब एक सुनहरा दिन दिखने लगा है, अब यूरोप से भी डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है। यानी जो इंडस्ट्री ख़त्म हो रही थी, अब उसके दिमाग में ये सारी बातें पैदा हो गई हैं। मतलब यूक्रेन में जो तनाव पैदा हुआ और जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी, युद्ध शुरू हुआ, उसने अमेरिका के रक्षा उत्पादकों के तनाव को ख़त्म कर दिया है। और बदहाल इकोनॉमी के बीच उनके स्टॉक रेट अचानक बढ़ने लगे। आपको अभी ध्यान होगा कि पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगाने लगी थी और शेयर मार्केट गिरने लगे थे, लेकिन जो अमेरिकी कंपनियां हैं, जो रक्षा कंपनियां, उनके स्टॉक के रेट बढ़ने लगे। मतलब उनके दिन फिर गए। और याद रखिएगा कि अमेरिका का यह चक्रव्यूह अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए, दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से उसका कोई लेना देना नहीं, बल्कि बाकी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को तो ये झुलसाने वाला है। और आप देखिए कि इस तनाव से अमेरिका के सिवाय किसी भी देश को कोई फायदा नहीं हुआ। मैं एक एक कर आपको सबकी बात बताता हूँ। यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। आप ये फोटो वीडियो अब तो सोशल मीडिया में भी वायरल है कि इकोनॉमी धराशायी,
तेल के टैंक, तेल के भंडार से लेकर अर्थ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तक, सबसे बड़े जहाज से लेकर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों तक सब कुछ मलबे में तब्दील हो रहा है। मतलब यूक्रेन की अर्थव्यवस्था की बात करना भी बेमानी है कि वो कहाँ है, कितना दशक पीछे चला गया, ये तो अब जब युद्ध खत्म होगा तब इसका आकलन किया जाएगा। लेकिन मैं आपको रूस की स्थिति पर लेकर आता हूँ। रूस की स्थिति भी खराब हो रही है और यकीन मानिए युद्ध के बाद रूस की स्थिति और बदतर होती चली जाएगी, कमज़ोर होगी। देखिए, मैं कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ। रशिया टू पे फॉर पुतिन्स यूक्रेन इन्वेजन विद हायर इन्फ्लेशन, वीकर रूबल, स्लोअर ग्रोथ। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रूबल की कीमत गिरेगी और ग्रोथ, ये तीनों खराब स्थिति में पहुंचने वाले। अगली रिपोर्ट देखिए कि यूएस और यूरोपियन यूनियन सैंक्शन विल पम्मल द रशियन इकोनॉमी। रशियन इकोनॉमी की बात की जा रही। अब आप इसका नतीजा भी देखिए, वो भी रिपोर्ट लेकर आया हूं कि रूबल जो है वो 30% तक उसमें गिरावट आई है। मतलब अब रशियन इकोनॉमी इस युद्ध से पता नहीं क्या उसे हासिल होगा, लेकिन उसका जो रूबल है वो 30% तक गिर चुका है। आगे देखिए ये रिपोर्ट, रशियाज इकोनॉमी ऑन द ब्रिंक ऑफ क्राइसिस आफ्टर यूक्रेन अटैक। यूक्रेन की बदहाल स्थिति, रूस की बदहाल स्थिति। अब आपको मैं यूरोप का भी हाल दिखाता हूँ, यूरोप का क्या होने वाला है। यूरोप में तो अमेरिकी जो रक्षा उत्पाद हैं वो तो उसकी बिक्री बढ़ी जाएगी। यूरोप की मुश्किल इस तरह से बढ़ेगी, ये रिपोर्ट देखिए कि नेचुरल गैस और पेट्रोल डीजल के लिए यूरोप रूस पर निर्भर है। और इसमें देखिए, द यूरोपियन यूनियन इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू डायरेक्टोरेट जनरल फॉर एनर्जी फॉर द यूरोपियन यूनियन, विद द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इट्स गैस कमिंग फ्रॉम रशिया 41%। तेल के दाम बढ़ने से, यूक्रेन, रूस, यूरोप बता दिया। अब तेल के दाम बढ़ने से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर ग्रहण लगने वाला है। उसके विकास दर में ठहराव आएगा, गिरावट आएगी। अब ये अलग बात है कि भारत की जीडीपी सबसे तेज गति से दौड़ रही है, बट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। महंगाई बढ़ने की आशंका है, विकास दर में कमी आएगी। ये रिपोर्ट देखिए, वॉर ड्राइविंग इन्फ्लेशन, ग्रोथ रिस्क्स। अब स्थितियां जो है सिर्फ अमेरिका को छोड़कर पूरी दुनिया के लिए भयावह है। अब वो चाहे यूक्रेन, रूस हो, यूरोप हो, एशिया हो या पूरी दुनिया हो। पिछले कुछ सालों से पूरी दुनिया में यह सोच पैदा हो रही थी कि आर्थिक शक्तियों का उदय या पराभव उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करेगा। लेकिन इस यूक्रेन के युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया है कि सैन्य ताकत के बल पर ही आप का जो आर्थिक ताकत है उसकी कीमत बनी रह सकती है। और प्रधानमंत्री इसी सोच पर ही तो देश को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे थे पिछले कई वर्षों से। और यही वजह है कि आज भी वो देश हित को ही सर्वोपरि रखने में सक्षम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार।